हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड वाला। और आज सबका पुनः एक बार स्वागत है फिर से आज हमारे चैनल ए टू जेड वाला में। और जैसा कि आप जो है हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो कई सारी जानकारियां मिलने वाली, मतलब इस पर लगभग सारी जानकारियां जो भी हमारे पास हो पाएंगी वो हम आपको देंगे। इसीलिए इस चैनल का नाम ही है ए टू जेड वाला, यानी सब कुछ जो होगा वो देंगे। ठीक है, तो अब जो हम लोगों ने डिस्कस किया है अब उसी में कुछ आगे, यानी जो आज की वीडियो में हम आज के लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है कुछ एसिड बेस और सॉल्ट पे बातें। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं कुछ प्राकृतिक पदार्थ हैं और उसमें पाए जाने वाले एसिड कौन से होते हैं। जैसे हमारे पास आंवला, आंवला में कौन सा एसिड है? एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। और एस्कॉर्बिक एसिड के साथ साथ इसमें जो है सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है। तो आंवला जो है क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, आपको याद रखना है। गेहूं में कैसा है? ग्लूटेनिक अम्ल पाया जाता है, ग्लूटेनिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सेब में कौन सा? मैलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है। लाल चींटी, लाल चींटी है, मधुमक्खी का जो डंक है उसमें कौन सा एसिड? फार्मिक अम्ल, यानी इसको फार्मिक अम्ल को जो है मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, मेथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आप लाल चींटी में कौन सा एसिड मिलेगा? आपको फार्मिक अम्ल मिलेगा, यानी मेथेनोइक एसिड मिलेगा। रुधिर यानी जो रक्त, यानी जो ब्लड है आपके शरीर में, उसमें जो है एमिनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, एमिनो एसिड पाया जाता है। उसके बाद चाय, चाय में टेनिन एसिड पाया जाता है। चाय जो हम लोग पीते हैं चाय, उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा? टेनिन एसिड पाया जाएगा। उसके बाद कौन सा आता है? संतरा, नींबू, आंवला, अंगूर, इनकी सबकी सेम ट्रिक है। और इसमें कौन सा? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कैसा एसिड? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिरका की बात हम कर चुके हैं, एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ये कुछ रहे हमारे पास इंपॉर्टेंट जिसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। और हम जो कुछ एसिड हैं उनके बारे में और चर्चा करेंगे, बेहतरीन चर्चा करेंगे। लेकिन ये हो गए कुछ चीजें जो जिसमें हम लोग एसिड के बारे में देखा गया। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आगे आप दूसरी बात करेंगे, यानी जो कि है जो अम्लों के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टी, यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड। इसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि देखो जो अम्ल है ना वो उनके जो रासायनिक गुण है वो क्या है। तो देखो सबसे पहली बात हम लोग इसमें करने वाले हैं, जो अम्ल होते हैं ना वो रिएक्शन जब धातु के साथ करते हैं, नहीं मेटल के साथ करते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल, तो जब रिएक्शन मेटल के साथ होती है तो देखो आसानी से हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और सक्रिय धातु, मतलब धातुएं भी हमारे पास कई प्रकार की होती है। देखो उसके लिए हमने एक जो है सक्रियता श्रेणी के बारे में जानकारी करेंगे। सक्रियता श्रेणी क्या है? के, एन ए, एम जी, ए एल, जेड एन, एफ ई, एस एन, एस एन, पी बी और एच। ठीक, उसके नीचे है सी यू, एच जी, ए जी, ए यू, पी टी। ठीक है, ये है आपका सक्रियता श्रेणी घटते हुए क्रम में। सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव धातुएं कौन सी हैं? सबसे ज्यादा जो है रिएक्टिव मेटल जो हैं सबसे ज्यादा सक्रिय, ये दो आपके पास मिलती हैं, के एन ए। इसमें एल आई भी ऊपर आपको लिख लेना है, एल आई भी आता है। ठीक है, तो एल आई, के एन ए, ये ऐसी मेटल्स हैं जो सबसे ज्यादा सक्रिय होती हैं। और इनकी इतनी ज्यादा सक्रियता होती है कि इनको हम खुली अवस्था में नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं ये वायु से तुरंत रिएक्शन कर लेंगी, आग भी लग सकती है, इसलिए इनको हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम को हम केरोसिन में डुबो के रखते हैं। और ये जो एल यानी जो लिथियम है ना, ये सबसे हल्की धातु होती है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। तो लिथियम को हम लोग जो है केरोसिन में नहीं डुबो सकते हैं क्योंकि उसमें ऊपर तैरने लगती है। इसलिए इसको एक मोम आती है, मोम में पैराफिन कुछ नाम की एक मोम आती है, उसमें इसको हम जो है लपेट कर रख लेते हैं। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करेंगे, केदार नाथ, यहाँ पे देखो एक चीज छूट गई है, सी ए, हाँ सी ए भी लिख लो, एम जी। तो जो सी ए है कैल्शियम है, केदारनाथ का माली, माली से एम जी हो गया, आलू एल हो गया, जरा जडन हो गया, फीका फेरस हो गया, सा टिन हो गया, फीका सा पकाता और है। ठीक, यहां तक आप याद रखेंगे। आगे आप याद रख सकते हो, कोट हैं आप,
आप, ठीक है। तो यहाँ पे केदार यानी KNACAMG, KNACAMGL, जब कई बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, यानी केदारनाथ, केदार से के, नाथ से Na, और काश से CA हो गया, माली से MG हो गया, आलू से AL हो गया, और उसके बाद जरा जरा से ZN हो गया, फीका फीका से FE हो गया, सा SN हो गया, पकाता PB हो गया, है यानी S हो गया, उसके बाद कोड CU हो गया, HG जो है हमारा क्या हो गया, है यानी ये मरकरी हो गया, AAG हो गया जो है अर्जेंटाइन चांदी है, ए ऑरम हो गया, सोना हो गया, पी प्लेटिनम हो गया, ठीक है। इनके सारे के सारे नाम आपको पता होंगे। लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, फेरस है, टिन है, और ये जो है लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, और ये जो है मरकरी यानी पारा है, और ये जो सिल्वर है यानी चांदी है, और ये आरम यानी सोना है, और ये प्लेटिनम है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव कौन सी है, ये आपकी केदारनाथ का यानी KNA सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, और ये आसानी से रिएक्शन करती है किससे, मतलब ये जितनी भी धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर रखी हुई हैं, हाइड्रोजन के ऊपर रखी हुई धातुएं अम्लों से क्रिया करके, अम्लों से क्रिया करके क्या करती हैं, हाइड्रोजन गैस देती हैं। तो आप कोई भी आप ले लो, जैसे हमने लिया रिएक्शन करवाया Na प्लस, हमने लिया Na प्लस H2SO4, तो Na हो गई सॉलिड यानी धातु ले लिया, H2SO4 जो लिए हैं हम यहाँ पर ये सॉल्यूशन होगा, तो ये एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, प्लस रिएक्शन होगी। तो जो यहाँ पे बना वो देखो, पहले बनता क्या है, अगर कोई अम्ल जो है धातु से रिएक्शन करेगा, यानी जो अम्ल है वो धातु से जब क्रिया करेगा तो क्या बनता है, लवण प्लस जल बनता है, लवण प्लस जल बनता है। तो ये बन जाएगा NaSO4 पे 2 माइनस चार्ज होते हैं तो Na2 लेना पड़ेगा, SO4 प्लस क्या बन जाता है, H2 गैस हमें मिल जाती है, ठीक है। तो NaH2SO4 प्लस Na2SO4 ये बना, ठीक। लेकिन याद रहना कि जो नीचे वाली रिएक्शंस हैं वो बिल्कुल नहीं होनी, जैसे हमारे सामने आ जाए Cu प्लस और हम यहाँ पे लिख दें HCl, तो ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, ये आगे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। और क्यों होगा, क्योंकि ये जो Cu है वो कम पावरफुल है, इसलिए वो अपने कॉपर जो है, मतलब जो Cu है, Ag है या Au है, जो भी है, वो अम्ल से उसके आयन को वियोजित नहीं कर पाता है, क्योंकि इसकी पावर कम होती है, इसलिए क्या हो जाता है, ये रिएक्शन नहीं होती है। तो आप Na ये आप रिएक्शन बना सकते हो, कोई भी रिएक्शन आप ले लो, अम्ल की जो धातु से जितनी भी ऊपर वाली हैं, हमने अगर Mg लिया, मान लीजिए Mg की रिएक्शन सॉलिड है हमारे पास, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी, HCl से करवा दिया, और रिएक्शन करवाने के बाद देखो HCl क्या है, ये जी जलीय विलयन है, और इधर जो बना पहले H2 गैस रिलीज हो गई, तो उसके बाद बना क्या, Mg पे 2 प्लस चार्ज होते हैं, इसलिए Cl को Cl2 लेना पड़ेगा, MgCl2 बन गया, ये भी क्या बनता है, एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन। तो ये भी रिएक्शन हमारे सामने आ गई। तो जितनी भी अम्ल धातु से क्रिया करेंगे तो लवण प्लस जल बनेगा, ठीक है, बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अम्ल धातु से जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है भैया, लवण बनता है। बहुत सारे रिएक्शंस हैं, आप आसानी से इन रिएक्शंस को कर सकते हो, बाकी आप नीचे वाली रिएक्शंस कहीं भी मिलेगी तो ये विस्थापित नहीं कर पाएंगी। वो को ये बात समझ गए होंगे ना, कि ये जो नीचे वाली रिएक्शन है बिल्कुल आपकी जो है नीचे वाली जो धातुएं हैं बिल्कुल रिएक्शंस नहीं करेंगी, ये आसानी से रिएक्शन कर सकती हैं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित, ठीक है, बात समझ गए हैं। तो ये जल्दी से पहला रासायनिक गुण इनका नोट करें, यानी अम्लों के रासायनिक गुण में नंबर 2 में क्या है कि जो इनकी जो रिएक्शन होगी ना, तो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कैसे होती है वो हमें देखना है, यानी धातु कार्बोनेट से या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कैसे ये करते हैं, ठीक है, बात समझ गए होंगे। यहाँ पर देखो सबसे पहली चीज कि अगर जो मेटल कार्बोनेट है यानी धातु कार्बोनेट से जब ये क्रिया करते हैं ना, तो क्रिया करने पर क्या बनाते हैं, तो पहले तो जो है लवण बनाएंगे, ठीक है, जल बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम यही लिख ले रहे हैं, रिएक्शन जब करते हैं तो धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल जब रिएक्शन कर रहे हैं, धातु कार्बोनेट हो या फिर यहाँ पे ये भी लिख लो, या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, यहाँ पे दोनों में से कुछ भी होगा, जब क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण प्लस जल बनेगा और प्लस CO2 निकलेगी, ठीक, इतनी चीजें बनती हैं। धातु कार्बोनेट जब अम्ल से क्रिया करेंगे या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो धातु क्या है, यानी कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, वो मेटल जब कार्बोनेट यानी उसमें CO3 मिल जाए,
CO3 मिल जाए, वो क्या कहलाएगा। और CO3 कब मिलता है, जब H2CO3 से वो रिएक्शन करता है मेटल। H2CO3 से अगर हम Na की रिएक्शन करवा देते हैं तो क्या बन जाता है, Na2CO3 बन जाता है, ठीक है। और प्लस जो है Na2CO3 बन जाता है, प्लस H2 निकल जाता है। तो ये जो है रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन होने पे ये Na2CO3 प्राप्त होता है, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट से जब रिएक्शन होती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे धातु कार्बोनेट का सीधा सा है कि आप कोई धातु उठाओगे, मान लो हमने Na2CO3 ही उठा लिया, ये हमारा जो है धातु कार्बोनेट मिला, और धातु कार्बोनेट की जब क्रिया करवाएं किससे, अम्ल से, HCl से करवा दिया सपोज दैट, तो इधर लवण बना। लवण कैसे बनता है, धातु का जो भी अम्ल के साथ H के अलावा जो भी आयन मिलेगा निगेटिव वाला, वो हमको मेटल के साथ कर देना है, यानी N के साथ Cl। तो ये क्या हो जाएगा, NaCl प्लस क्या बचा आपके पास, जल बनाना है तो H2O, और क्या बनाना है, CO2। तो ये बन गया आपका, ठीक है, CO2। रिएक्शन Na2Na2 है तो इधर आपको 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। S के साथ 2 लगा दोगे, बैलेंस करना यहाँ पे कोई खास, हम ये नहीं बैलेंसिंग नहीं, आपको यहाँ पे बन क्या रहा वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये रिएक्शन पॉसिबल हो गई और क्या बन गया, Na2 से। अब इसी प्रकार से आप कुछ भी ले सकते हो। हमने ले लिया दूसरी रिएक्शन NaHCO3, और इसकी रिएक्शन सपोज दैट H2SO4 से करवा दिया। ठीक है, सॉल्यूशन ये भी है। और जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो सॉलिड है। अब ये करवाने पे क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले क्या बनेगा, Na2, Na है SO4 की जो आयन SO4 के ऊपर होता है निगेटिव, वो डबल आयन होते हैं, इसलिए N के वैल्यू 2 लेंगे और साथ में SO4 बना। ये भी आपका एक सॉल्यूशन बना, प्लस क्या बना, H2O बना, तो H2O बन गया, और प्लस क्या बन गया, तो ये जो है CO2 बन गया। क्या बन गया, CO2 बन गया, ठीक है। रिएक्शन समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका धातु कार्बोनेट है, या जो भी आपका जो एसिड है, वो जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बना जाता है कि सॉल्ट बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर, और क्या बना आपका, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ गए होंगे। जल्दी से क्वेश्चन को, इसको ये रिएक्शन जल्दी से नोट करें, ठीक। तो नोट कर लिए होंगे। बाकी रही बैलेंस नहीं है तो उसके लिए आपको बैलेंस भी कर लेना है। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो 2 और 2 हो गए, इधर जो है Na के साथ 2 लगा दीजिए, और अब शायद ये बैलेंस हो जाएगी। SO4 हो गया, ठीक है, Na 2 हो गए, ठीक है, CO3 C, और 2 2 4 3 दूनी 6 6 2 2 4 2 6, ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शंस, ठीक है, 2 दूनी 4, हाँ बैलेंस हो गई। तो आप जो है जल्दी से नोट करें। अगली की बात कर, तो हम लोग आगे कौन सी बात करने वाले हैं, मेटल ऑक्साइड से क्रिया, यानी जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वो होगा मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन कैसे करते हैं। तो अब इस केस में देखो, जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती है, जितनी भी धातु के ऑक्साइड होती हैं, वो सबकी सबकी किस नेचर में होती हैं, वो बेसिक नेचर में होती हैं, यानी क्षारीय प्रकृति की होती हैं। यानी धातुएं ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जो धातु ऑक्साइड बनाती है, MgO हो गया, CO हो गया, जो भी हो गया, ये सारी के सारी क्या होती हैं, धातु का ऑक्साइड। बाकी हम लोग जब मेटल और नॉन मेटल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जिनमें अम्लीय प्रकृति धातु का ऑक्साइड जब बनती हैं तो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों रखती हैं, यानी अम्लीय भी होती हैं, क्षारीय भी होती हैं। तो वो हम लोग मेटल और नॉन मेटल पढ़ेंगे तब वहाँ पे देखेंगे, यानी धातु और धातु वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे। तो यहाँ फिलहाल हम लोग एसिड बेस वाले केस में इतना बताते हैं कि जो भी रिएक्शंस करवाते हैं वो कुछ धातु होती है। जैसे हमारे धातु ऑक्साइड होती कैसी है, ये होती है क्षारीय। तो धातु ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगी अम्ल से, तो अम्ल और क्षार की रिएक्शन जानते हो, अभी आगे बताते हैं, लवण प्लस जल बनता है, ठीक है। तो धातु ऑक्साइड कोई भी ले लो, जैसे हमने CaO ले लिया, ये सॉलिड है। अम्ल कोई भी ले लो, जैसे हमने HCl ले लिया। रिएक्शन करवाते हैं तो ये बन जाता है CaCl2, ठीक है, CaCl। Ca के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, Cl के ऊपर 1 माइनस चार्ज होता है, इसलिए Cl की 2 वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि Ca के पास 2 है ना, तो यहाँ पे 1 लेने से वो पूरा बैलेंस नहीं कर पाएगा। ये भी आपका सोल्यूशन मिला, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन होता है, और इसका मतलब सॉलिड होता है। प्लस इधर क्या बच जाता है, तो जल, यानी H2O बना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई रिएक्शंस होती है तो ऐसे केस में देखो यहाँ 2 लगा दो, तो ये बैलेंस भी हो गई, ठीक है। तो जल्दी से आप रिएक्शन समझ गए होंगे। एक रिएक्शन और लेते हैं, जैसे MgO सॉलिड प्रकृति का है, इसकी रिएक्शन हम लोग H2SO4 से करवा दें।
एक्वस सॉल्यूशन होता है और बनेगा क्या आपका MgSO4, MgSO4 बनेगा और प्लस एक्वस सॉल्यूशन ये भी है प्लस H2O, ये किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में हमें मिला। ठीक है, बात समझ गए यहाँ पे। तो MgOH2SO4, तो MgSO4 प्लस, इस रिएक्शन में कुछ भी बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, टोटल बैलेंस है। तो आप समझ गए होंगे कि लगभग जितनी भी धातु ऑक्साइड है वो एसिड से जब रिएक्शन करती हैं तो क्या बनाती हैं, लवण प्लस जल बनाती हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करें। ठीक, आगे बात करने वाले हैं अम्लों की क्षारों से क्रिया, यानी जो अम्ल होते हैं वो क्षार से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है पहली चीज, तो जो अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करते हैं ना, तो रिएक्शन करने पे हमारे पास जो सॉल्ट बनता है, यानी यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो एसिड है और प्लस जो बेस है, अगर ये रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है। यानी एसिड प्लस बेस सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं, ये हमको क्या देते हैं, सॉल्ट और वाटर देते हैं। तो अब एसिड भी कई प्रकार के होते हैं, बेस भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक, एसिड भी कई प्रकार के और बेस भी कई प्रकार के होते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें, देखो हम एक HCl ले लिए और बेस में हमने NaOH ले लिया। अब जो सॉल्ट बनेगा तो वो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब कोई भी ले लो, जैसे हमने ले लिया इसी प्रकार से H2SO4 ले लिया और प्लस हमने जो है CaOH का व्हाइट ट्वाइस ले लिया। तो अब ये क्या बनेगा आपका, यहाँ पे ये बनने वाला है CaSO4 और प्लस का H2O बनने वाला है। ठीक है, CaSO4 प्लस का H2O, यहाँ 2 लगा देंगे तो ये हो जाएगी बैलेंस। तो आप देखो ये रिएक्शंस जो हो रही है एसिड प्लस बेस की, वो सॉल्ट प्लस वाटर का निर्माण हो रहा है। बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। तो जो रिएक्शंस हैं यानी अम्ल और क्षार की, तो फिलहाल इतनी बहुत है आपके लिए, 4 हमने बता दी यहाँ पे, और बहुत सारी रिएक्शंस आप यहाँ से अपने आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने धातु की बताई तो कई अन्य धातुएं उठा लो, हमने धातु का ऑक्साइड कुछ और उठाओ, हमने कार्बोनेट को उठाया तो आप और कोई उठाइए और उनका रिएक्शन करिए और उसके बाद आप उसको बनाइए। ठीक है, तो जहाँ तक है मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इसी तरीके से आप अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि हम जो आपकी तैयारी है और अच्छी से अच्छी करवा सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।